हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चंस रेज करिए, डाउट्स क्लियर करिए, काम पेंडिंग मत रखिए। तो देखना आपको ये सब्जेक्ट बड़ा आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग तो ये है ही। और आज हम ले रहे हैं चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक्स ऑफ टुडे आर Ampere circuital law and applications of Ampere circuital law. Okay, let us start. स्टूडेंट्स, आज जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसकी प्रीवियस से जो हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं, प्रीवियस फिजिक्स और प्रेजेंट डे फिजिक्स, तो इनमें थोड़ा सा एक रिलेशन देखेंगे। हम जो पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिजिक्स पढ़ चुके हैं, उससे आज वाली फिजिक्स जो पढ़ेंगे उसका क्या रिलेशन है। तो रिकॉल करिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, एंड इट इज द लॉ विच गेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मान लीजिए आपको किसी पी पॉइंट पे नियर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, या हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम उसका एक पोर्शन लेते थे, मान लीजिए डीएल, और इस पे चार्ज होगा डी क्यू। तो पहले इसे डीएल पोर्शन की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, और मान लीजिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डीई से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इफ दिस डिस्टेंस इज आर। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है तो O2 की आर। और अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का, उसको एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला उसका इंटीग्रेशन करते थे हम। ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मेथड हो जाता है, लेकिन अगर आप बात करिए, ध्यान करिए, रिकॉल करिए, अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था, चाहे वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था या प्लेन ऑफ चार्ज था या इसी तरह का कोई सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम उसको बड़ी इजीली एक अपीलिंग यहाँ पे लॉ, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ, मैजिकल लॉ हमें मिला था, गॉस लॉ। और उसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना होता था, डायरेक्ट गॉस लॉ जो था उसमें हमें बगैर इंटीग्रेशन के डायरेक्ट इसके अंदर जो भी चार्ज इस सरफेस, गॉसियन सरफेस को हम एज्यूम करते थे उस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किसी पोर्शन पे, और फिर हम उस गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे, दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, और वो होता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैजिकल लॉ हमें मिला था कूलम्ब्स लॉ से, डायरेक्ट गॉस लॉ हम यूज कर लेते हैं, हमें ये इंटीग्रेशन वगैरह का काम नहीं करना पड़ता। अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यू कैन से। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आप देखिए हमने पढ़ा बायोट सेवर्ट लॉ, और इसमें क्या था कि अगर कोई लाइन, कोई एलिमेंट्री करंट एलिमेंट है, एलिमेंट्री पार्ट हम लेते हैं किसी करंट करिंग कंडक्टर का, तो करंट एलिमेंट की वजह से हम मान लीजिए इसी तरह से पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हमें इस पूरे पोर्शन की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है आपके वायर में, और अगर पूरे पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो फिर बड़ा टिपिकल सा काम करना पड़ेगा आपको, ये सारे एलिमेंट्री पार्ट का सब की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे पी पॉइंट पे, और उन सब का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। लेकिन इसी लॉ की दूसरी फॉर्म, बड़ी अपीलिंग और ऑल्टरनेटिव यू कैन से, और वेरी मैजिकल फॉर्म हमने पढ़ी है, आज पढ़ना है हमें, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिक कोई आपका वायर है, करंट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, उससे आर डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें एक हम एम्पीरियन लूप लेंगे यहाँ पे क्लोज्ड,
और इस एम्पियर लूप के अराउंड एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ आज पढ़ेंगे हम ये, अभी आपको नहीं पता होगा। तो इस लॉ में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो इस वायर में करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस लूप में जो लूप हमने लिया एम्पीरियन लूप, जैसे ऊपर गॉसियन सरफेस लिया था, यहां पे एम्पीरियन लूप लिया हमने। इस एम्पीरियन लूप पे जब हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, तो it is equal to mu naught times the current passing through this conductor that is enclosed by this Amperian loop। तो आप देखिए जैसे यहां पे कुलाम्स लॉ से गॉस लॉ एक मैजिकल आपको फॉर्म मिल गई थी, डायरेक्ट बगैर किसी इंटीग्रेशन के रिजल्ट मिलता है, ऐसे ही बायोट सेवर्ट लॉ जहां यूज करते थे हम, उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म, अपीलिंग फॉर्म, मैजिकल फॉर्म एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो आप देखिए साइंटिस्ट कुछ उसी तरह की चीजों को रिपीट करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम कुलाम्स लॉ से एकदम गॉस लॉ का आता है जिस तरह का रिलेशन, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो बायोट सेवर्ट लॉ का एम्पियर सर्किटल लॉ से है। तो बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ चुके हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ आज पढ़ेंगे, थोड़ा आपको रिलेशन पता चला होगा। ओके, और इस पेज पे जो ये देखा ये एग्जाम पर्पज से नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपको एक रिलेट करना है पीछे जो आपने पढ़ा और आज जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, it states that the line integral of the magnetic field around any closed path in the free space is equal to the absolute permeability mu naught times the net current enclosed by the path. So mathematically we can write the line integral of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times the current enclosed by the path. तो मान लीजिए एक यहाँ पे करंट जा रही है, मान लीजिए किसी वायर से आई करंट, और हम इसके अबाउट एक एम्पीरियन लूप एज्यूम करें जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसके एक्सिस पे आपका वायर है। और अगर आप यहाँ इसके डीएल पार्ट करें, इस एम्पीरियन लूप के डीएल पार्ट करके इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करें, और किसी डीएल पार्ट पे बी डॉट डीएल निकालें, हर एक डीएल पार्ट पे बी डॉट डीएल निकाल के अगर हम काम सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस पाथ। तो सिंपल, तो ये दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसकी ये इक्वेशन 1 हुई मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर। और जब हम बात करते हैं कि एम्पीरियन लूप हमें कैसा सेलेक्ट करना है, तो एम्पीरियन सर्किटल लॉ में a loop called Amperian loop is selected such that at every point of the loop either B is uniform and tangential to the loop, या तो B यूनिफॉर्म रहेगा और टेंजेंशियल रहेगा लूप के, या B नॉर्मल होगा लूप के, ऐसा लूप हम एज्यूम करेंगे, या B की वैल्यू 0 रहेगी लूप के पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट पे। ये तो तीनों ही कंडीशन लूप पे हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लूप हम इस तरह से एज्यूम करते हैं। और यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन भी देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इक्वेशन 1 जो एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन भी एक लेते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, लेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस ऑफ द बाउंड्री इट ट्रेवर्स इन द लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को कर्ल करते हैं इस लूप पे, तो जो डायरेक्शन होगी, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव द सेंस इन विच द करंट आई इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव। तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगी, लूप की जो लूप जिसको एनक्लोज करेगा, उसको हम पॉजिटिव करंट एज्यूम करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रही है, हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करेंगे। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड
ए डिस्टेंस पे हम निकाल चुके हैं। तो बाय बायट-सावर्त लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको यूज करके अगर हम यहाँ पे एम्पेयर सर्किट लॉ को प्रूव करना चाहते हैं तो मान लीजिए ए पॉइंट पे पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से हम एक लूप एज्यूम करेंगे अराउंड दिस वायर, दिस जिसे हम कहेंगे एम्पीरियन लूप। ये लूप एज्यूम किया हमने, एम्पीरियन लूप। और इस लूप पे हम पार्ट करेंगे डीएल, डीएल इसको एलिमेंट्री एक पार्ट लिया जिसपे मैग्नेटिक फील्ड बी होगा मान लीजिए। तो अगर हम इस तरह से इस पूरे लूप के एलिमेंट्री पार्ट करते हैं, डीएल इनफाइनाइट पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं और उन पे हर पार्ट पे बी डॉट डीएल कैलकुलेट करके उसका सम करते हैं यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं, तो व्हाट विल वी गेट, तो देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस लूप इज गिवन बाय, और ये लाइन इंटीग्रल अगर आप कर रहे हो तो ध्यान से देख, लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हर डीएल जो आपने एलिमेंट्री पार्ट लिया उस पर 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री, और क्लोज इंटीग्रल तो है ही, तो क्लोज इंटीग्रल और बी डॉट डीएल, तो बी डीएल लेंगे हम, बी बाहर आ जाएगा क्योंकि जो लूप का हर पॉइंट है वो वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो b बाहर आएगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, b की वैल्यू आप इक्वेशन a से लिखिए जो हम बायट-सावर्त लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल अराउंड द लूप विल बी गिवन बाय, इस लाइन अगर हम इस डीएल को सबको सम करें पूरे लूप पे तो इसकी टोटल लेंथ दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप दैट इज 2 पाई ए, इसका रेडियस है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट म्यू नॉट आई, और दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ को यहाँ पे प्रूव किया, इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इजी है बेटा अगर आप ध्यान से इसको देखोगे। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि एम्पेयर सर्किटल लॉ का प्रूफ, और वो हमने स्ट्रेट वायर का केस लेके किया था, लेकिन ध्यान रखना दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट एंड फॉर एनी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे हम उसी लॉ को, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ को स्टडी करेंगे, और पहले हम केस लेते हैं द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, आपसे कोई पूछे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड हमें स्टडी करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wound closely in the form of a helix that is known as solenoid. Consider a very long solenoid having n turns per unit length. Let current I is flowing through it. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, हम जानते हैं बेटा ये मैग्नेटिक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग and directed along the axis of the solenoid. The magnetic field outside a very long solenoid is very weak and can be neglected. That is same may be taken as 0. तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, और इसके बाहर जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड आप ले रहे हो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसके जस्ट आउटसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड को 0 मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिगर ए में हमने करंट कैरिंग सोलेनॉइड दिखाया और फिगर बी में उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है इसी ऊपर वाले सोलेनॉइड का। तो जो ये डॉटेड पॉइंट है ये दिखा रहे हैं कि करंट यहां से बाहर आ रही है वायर में, और क्रॉस नीचे वाले पोर्शन में देखे क्रॉस है पॉइंट यहाँ पे करंट अंदर जा रही है वायर में। तो हम इस तरह से देखेंगे कि अगर हम एक एम्पीरियन लूप एज्यूम करते हैं यहाँ पे ABCD, ध्यान से देखिए डायग्राम में फिगर बी में, तो लूप एम्पीरियन लूप जिसे हम कहते हैं वो ABCD हमने एज्यूम किया, और इसमें अगर हम बात करते हैं कि कितनी करंट इसके अंदर से, तो जितने यहाँ पे टर्न इसके अंदर से पास होंगे, हम अगर इसकी लेंथ लेते हैं L,
जो आपने लूप एज्यूम किया है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पोर्शंस की, तो ए बी पोर्शन है जस्ट इनसाइड द सोलेनोइड है, यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। डी सी पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउट द सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए हम 0 लेंगे। और जो पोर्शन आपके हैं बी सी और ए डी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डी एल के 90 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस एम्पीरियन लूप निकालते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज गिवन एज, एम्पीरियन सर्किटल रूल के हिसाब से, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप, ए बी सी डी जो हमने लूप यहाँ पे एज्यूम किया है। और जब क्लोज इंटीग्रल इस लूप पे हम मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करेंगे तो इसके पोर्शन वाइज हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ अगर हम ए बी पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ए टू बी, तो यहाँ पे क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम पोर्शन ले रहे हैं ए टू बी, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन line integral of magnetic field from B to C, line integral of magnetic field from C to D, and line integral of magnetic field from D to A, and that will be equal to mu naught times the current passing through, net current passing through the सोलेनॉइड। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सोलेनॉइड n है, l इसकी लेंथ है, तो टोटल टर्न्स हो गए nl, और हर टर्न में से I करंट पास हो रही है। तो अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट लेफ्ट साइड में देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, और बी, ए से बी आप देखें सोलेनॉइड के अंदर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के हर पोर्शन के लिए कोस यानी कि एंगल 0 होगा, तो कोस 0 डिग्री। बी टू सी, बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखते हैं तो बी डी एल कोस 90 डिग्री होगा बी सी के हर पोर्शन पे। और सी टू डी, बी डॉट डी एल, यहाँ पे बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा आउटसाइड द, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, तो बी डी एल कॉस, आप कोई थीटा दिखा सकते हैं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रखता जब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो कोस थीटा ही हम लिख लेते हैं, सी टू डी, और प्लस डी टू ए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी डी एल और कॉस 90 डिग्री। एंड राइट साइड आपकी हो गई म्यू नॉट एन एल आई। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट साइड में, बी डॉट डी एल कॉस 0, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड सेम होगा, बी बाहर ले लेंगे हम, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल, और इंटीग्रेशन बी टू सी, बी डी एल कॉस 90 हुआ तो 0 हुआ, और बाहर जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो सी टू डी भी आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ, और डी टू ए भी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। एंड बी लेफ्ट साइड में देखिए, ए टू बी डी एल, अगर डी एल हम पार्ट करते हैं पूरी लेंथ के ए से बी तक, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप जो आपने एज्यूम किया है, जहां तक आपने एम्पीरियन लूप लिया, पूरा सोलेनॉइड नहीं लिया आपने, जहां तक लूप एज्यूम किया है, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। तो यह देखिए ध्यान से। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एल से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एल से एल कैंसिल हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड वी विल गेट म्यू नॉट एन आई। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट ओके, तो जस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स म्यू नॉट एन आई, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। अगर हम फिंगर्स को राइट हैंड की
करंट की डायरेक्शन में एन सर्कल करते हैं तो जो हमारा थंब होता है वो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, जैसे हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये जो लूप होगा ये एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा और जिस पोर्शन पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा इसके, और जिस पोल पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी वो नॉर्थ पोल की तरह से। तो इसको लर्न करने का तरीका ये है कि साउथ पे अगर हम याद करते हैं एस फॉर साउथ और एस पे अगर हम एरो लगाते हैं दोनों तरफ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब क्लॉकवाइज अगर करंट है तो वहां साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है एन से आप देखिए इस पे हमने एरो इसलिए लगाए हैं, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है। तो आपने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, वेल इनसाइड द सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नेक्स्ट सेकेंड केस लेंगे हम स्टूडेंट, द टोरॉइड या द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। और टोरॉइड क्या होता है तो आपसे कोई पूछे तो टोरॉइड इज ए सोलेनॉइड, तो ए सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज रिंग इज कॉल्ड ए टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड। ओके तो ये फिगर ए में हमने दिखाया है सोलेनॉइड स्टूडेंट्स करंट कैरिंग, और इसका क्रॉस सेक्शन हमने नीचे दिखाया है। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू टोरॉइड इसके डिफरेंट पोर्शंस में। तो लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of the magnetic field along the Amperian loop 1 ऑफ रेडियस R1। जो सबसे अंदर का हमने एम्पीरियन लूप लिया है स्टूडेंट, यहाँ देखिए R1 रेडियस का इस सोलेनॉइड के जो क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया है, ये जो क्रॉस है यहाँ से करंट इसका मतलब अंदर जा रही है सोलेनॉइड में के वायर में, और ये टर्न है इसका ऊपर जो डॉट से दिखा है यहाँ से करंट बाहर आ रही है आपके प्लेन ऑफ पेपर से। तो सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन, टोरॉइड का हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया है, और इसके अंदर वाले रीजन में हमने R1 लूप लिया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है और वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 है, और हमें पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एम्पीरियन लूप B1 अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो B1 डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द या एनक्लोज बाय द लूप। लेकिन यहाँ पे जो करंट है एनक्लोज बाय द लूप ये हमें देखना है। तो B1 अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसकी जो एंगल होगा वो cos 0 ही पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। लेकिन करंट जो पास हो रही है यहाँ पे दैट इज 0, क्योंकि अंदर आप टोरॉइड को अगर बिल्कुल इसके इंटीरियर पार्ट में चले जाते हो तो यहाँ से कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रही है। तो अगर हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो राइट साइड जब 0 आ गया तो आपका इसका मतलब B1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि DL तो 0 नहीं है। तो B1 इंटू L1, अगर dl का हम इंटीग्रेशन करते हैं, L1 अगर हम इसकी लेंथ लेते हैं पूरे आपके लूप की यानी कि 2 पाई R1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट in the open space interior to the toroid is 0। इक्वेशन नंबर A आप इसने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। मैग्नेटिक फील्ड 4 points inside the toroid, 4 points inside the toroid। ध्यान से देखना बेटा, टोरॉइड की डायमेंशन के अंदर इसके अलोंग जो कोर होगी उसके अलोंग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को B एज्यूम करते हैं तो एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई कर देते हैं फॉर लूप 2 विद रेडियस R2। तो R2 जो रेडियस है वो आपका जो सोलेनॉइड है जिसको आपने टर्न करके टोरॉइड आप कह रहे हैं, इसके बिल्कुल इंटीरियर रीजन में पड़ता है। तो R2 का डिस्टेंस पे हर पॉइंट इसके इंटीरियर पे होगा, यानी कि हम ये रेडियस ऑफ टोरॉइड ले सकते हैं। तो B डॉट DL for this loop of R2 radius will be equal to mu naught Ni, और N यहाँ पे n total number of turns in the toroid। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B
dl, और टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड cos 0 लेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि एक सोलेनोइड है, इसका अगर आप कोई भी छोटा सा पोर्शन लेंगे, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, और इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई को आप क्या लिखेंगे, इसका रेडियस 2πr2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। तो आप मैग्नेटिक फील्ड बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2πr2 एन आई। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल, तो आप R2 रेडियस के लूप पे हो, इसका सरकमफ्रेंस आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका सरकमफ्रेंस क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, तो दैट इज 2πr2, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2πr2 ni। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये वो ही रिजल्ट है जो आपने वेल इनसाइड द सोलेनोइड निकाला था। सोलेनोइड के एक्सिस के अलोंग इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अगर आप टोरॉइड को, सोलेनोइड को टर्न करके एक रिंग की शेप में लेके आएंगे टोरॉइड, और उसके एक्सिस पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ही मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन जहां हम ले रहे हैं दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। तो ये दो केस देखने हमने, एक तो आपने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, टोरॉइड के डायमेंशन के अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे, और एक हम टोरॉइड के डायमेंशन के इनसाइड, इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड्स में ही इन द ओपन स्पेस, इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। तो मान लीजिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप उसको B2 ले लेते हैं, तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके 2πr3 रेडियस का जो लूप आपने दिखाया डायग्राम में, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर हम बाहर वाले लूप की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, अगर हम करंट पूरा सोलेनोइड यानी कि टोरॉइड, रिंग शेप में जो टोरॉइड सोलेनोइड है जिसको आप टोरॉइड कह रहे हैं, उसमें जो इसके डायमेंशन के बाहर अगर आप जाते हो तो जितने क्रॉस हैं उतने डॉट हैं। क्रॉस का मतलब करंट अंदर जाते हुए, डॉट का मतलब करंट बाहर आते हुए। इसका मतलब अगर हम बाहर वाले लूप की बात करते हैं तो सोलेनोइड इसके अंदर आ गया, टोरॉइड इसके अंदर आ गया, तो जितने पोर्शन से करंट बाहर आएगी, जितने टर्न्स में उतने ही अंदर जाएगी, तो नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्योंकि लूप आपका कहाँ है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, लूप आपका है इस प्लेन, आपका जो पेपर है, अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो उसके पेपर के प्लेन में, और क्रॉस का मतलब करंट अंदर जाते हुए, डॉट का मतलब करंट बाहर आते हुए। तो जितनी बार करंट अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, तो नेट करंट इस लूप, अगर हम R3 रेडियस का, जो पिछले डायग्राम में आप देखना, मैंने दोबारा इसलिए बनाया कि आपको समझ आ जाए, तो जितनी बार करंट बाहर आ रहा है उतनी बार अंदर जा रहा है, तो नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप विल बी 0। तो राइट साइड आपके जो इक्वेशन है उसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब dl का इंटीग्रेशन तो 0 नहीं होगा, ये नेसेसरीली B3 0, तो यहाँ पे भी B3 0 होगा। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी इक्वेशन बना दीजिए इसको, अगर आप देखते हो टोरॉइड के बाउंड्री के अंदर, इन डायमेंशन के अंदर, इसकी कोर के अलोंग तो म्यू नॉट एन आई, लेकिन अगर आप टोरॉइड के अंदर मतलब उसके डायमेंशन से बाहर इंटीरियर पार्ट में आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0, और इसके एक्सटीरियर पार्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड 0। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन से सोलेनोइड पे और टोरॉइड पे डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, जैसे ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2014
और 2011 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई इन द लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लाइन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था और ऐसे टोरॉइड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट बिल्कुल है, जैसे पहला ये क्वेश्चन एक 2014 में टोरॉइड पे आया है, हाउ इज टोरॉइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोलेनॉइड। सेकेंड पार्ट है यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। और थर्ड है शो दैट in an ideal toroid the magnetic field inside the toroid outside the toroid at any point in the open space is 0। और ये हमने अभी प्रूव किए हैं। तो यही इसी तरह के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछे गए हैं टोरॉइड और सोलेनॉइड। ऐसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन 2014 में ही आया है, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एक्सप्रेस इट इन इंटीग्रल फॉर्म। तो ये हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं हम इसके एप्लीकेशंस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम में आया है और ये एनसीईआरटी में भी एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है। अब देखना, एग्जाम्पल नंबर है शायद 4.8, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको करा के दिखाऊंगा, ये बोर्ड में आया है, पूछा गया है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए carries a current, steady current I. The current is uniformly distributed across the cross section. Apply ampere circuital law to calculate the magnetic field at a point in the region where R is less than A and in the region where R is greater than A। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखिए, ये आपका वायर हुआ, इसमें करंट जा रही है आई, और हम इसमें निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, जो यहाँ दिया है इसके इंटीरियर रीजन में पहले पार्ट के लिए, और क्यू पॉइंट हम मान सकते हैं इसके बाहर, यहाँ कहीं जिसमें जो इसके बाहर दिया है। तो अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शन देखते हैं स्टूडेंट, तो ये है जो येलो कलर से हमने दिखाया है, ये आपका वायर का क्रॉस सेक्शन है। और इसके अंदर ये लूप, एम्पियर लूप लिया है हमने पी पॉइंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और क्यू पॉइंट के लिए जो एम्पियर लूप होगा वो बाहर होगा। तो इसके लिए अगर हम अप्लाई करते हैं यूजिंग सर्किटल लॉ फर्स्ट केस में, व्हेन आर इज लेस देन ए, यानी कि पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बी डॉट डी एल कितना होगा स्टूडेंट? क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1। मान लीजिए I1 करंट इसके अंदर से फ्लो कर रही है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर I1 करंट है तो I1 करंट किसके बराबर होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि I करंट, ध्यान से देखना बच्चे की तरह आप इसको देख सकते हैं, I करंट पास हो रही है पाई ए स्क्वायर एरिया से, पाई ए स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हो रही है। तो यहाँ जो इसके वन एरिया से कितनी करंट पास होगी, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और अगर आर रेडियस आप ले रहे हो अंदर के रीजन में, तो पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट पास होगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो करंट I1 विल बी गिवन बाई आई इंटू अपॉन डिवाइड बाई करंट डेंसिटी पाई ए स्क्वायर और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यू विल गेट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन प्लेस ऑफ I1। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इधर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो पी पॉइंट अगर किसी भी डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा, और डीएल की वैल्यू डीएल कॉस थीटा कॉस 0 होगा। इंटीग्रेशन आप करोगे क्लोज डीएल, तो आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक समझ के देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर रीजन विल बी गिवन बाय म्यू नॉट इंटू आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन हो गया। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई इंटीरियर रीजन में, वायर के अंदर पॉइंट पे, इंटीरियर पार्ट में, इक्वेशन ए। और यहाँ से हम देख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल टू आर, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इंटीरियर रीजन में हो गया। अब एक्सटीरियर रीजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और अगर हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी पेज पे, व्हेन
R इज ग्रेटर देन A। तो फिर अगर यहाँ पे एम्पेयर सर्किट लॉ लगाते हैं Q पॉइंट के लिए, Q पॉइंट बाहर हो गया वायर के, और B डॉट DL आप करोगे म्यू नॉट I, और टोटल करंट इसके अंदर से पास होगी क्योंकि Q पॉइंट बाहर है, और अगर हम लूप लेंगे तो जितनी करंट वायर से जा रही है वो इसके अंदर से पास होगी। B cos 0 यहाँ पे रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट I, और आप B इंटू डी एल 2πr म्यू नॉट I। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको आउटसाइड द वायर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। और ध्यान से देखना, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो, और जो आपने इंटीरियर रीजन लिया था उसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ आप कम, और यहाँ पे आया B प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो स्टूडेंट इसको समझ के देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप कोई कहे कि ग्राफ बनाइए B और R में ग्राफ, और ये देखिए यहाँ पे ग्राफ हमने यहीं पे बना दिया इसी पेज पे, और जब R की वैल्यू A है यानी कि सरफेस पे, तो वहाँ तक इंटीरियर रीजन में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड B प्रोपोर्शनल टू R है, तो ग्राफ आपका ये आएगा। और एक्सटीरियर वे में B प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो ग्राफ ये आएगा। और कोई कहे सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इक्वेशन A में R की जगह A रख दीजिए, स्मॉल a, यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। तो ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हैं बेटे, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप करेंगे समझ आ जाएंगे। तो आपने आज पढ़ा एम्पेयर सर्किट लॉ और इसके एप्लीकेशन, ध्यान से पढ़ना, बड़े इंपॉर्टेंट है और इजी हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।